अभी तक हमने फोर्स, सिर्फ फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स के बारे में बात करी थी लास्ट क्लास तक में। आज है बेसिकली फोर्स सिस्टम। अब देखो, कोई भी बॉडी होती है, इफ़ यू हैव एनी बॉडी, उस बॉडी के ऊपर कभी भी एक फोर्स नहीं लगता, ठीक है। उस बॉडी के ऊपर क्या है, मल्टीपल फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। फोर्स सिस्टम, कोई भी बॉडी होती है, आप कोई भी बॉडी देखोगे नेचर में, उसके ऊपर कभी भी एक फोर्स नहीं लगता, उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस 2 3 4 5 कितने भी लग सकते हैं, एन नंबर ऑफ फोर्सेस लगते हैं। अब वो उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं उसका अरेंजमेंट क्या है, उसको आप किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, उसका क्या ऑर्डर है, वो हम बेसिकली इस फोर्स सिस्टम में देखते हैं। फोर्स सिस्टम इज दी, यू कैन से दी कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेस, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस जो किसी बॉडी पे विच एक्ट्स ऑन सम बॉडी, इसको हम फोर्स सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्लासिफाई करते हैं, हम किसी भी फोर्स सिस्टम में, मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस हैं उनको बड़े अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे कोई ब्लॉक लेता हूँ, यहाँ पे कोई ब्लॉक लेता हूँ, सिंपल सा ब्लॉक है, एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जैसे सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस आप पॉसिबली कह सकते हो कि लग रहे होंगे अभी इस इंस्टेंट पे, कोई भी चीज रखी हुई है। फ्रिक्शन सर, ग्रेविटेशन। अच्छा, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन और कुछ। देखो अभी ये जो ब्लॉक है इसके वाले, इसके ऊपर क्या चीज सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आई थिंक आप कहना चाह रहे हैं। चलो ठीक है। इसके ऊपर देखो अभी दो फोर्स लग रहे हैं, एक इसका वेट जो कि डाउनवर्ड है। हर किसी चीज का कुछ ना कुछ वेट होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, तो उसके वजह से क्या लगता है, वेट लगता है। वेट होता है हमारा बेसिकली mg, है ना। ये एक फोर्स हो गया, ठीक है। दूसरा फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है दैट इज अ नॉर्मल क्या, बेसिकली जो ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, जो सरफेस ने इसको मेंटेन करके रखा है इस पोजीशन में, वो इसके ऊपर कोई अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो नीचे नहीं जा रहा है, नहीं तो नीचे चला जाता। जिस टेबल पर रखा हुआ तो उसके ऊपर ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है n, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी सिर्फ ये दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है मैं इस ब्लॉक को धकेलना चाह रहा हूं, मैं इस ब्लॉक को मतलब धक्का मार रहा हूं यहां से, तो अब मेरा इसके ऊपर एक अप्लाइड फोर्स भी लग गया F। अब इसके ऊपर क्या है, अब अप्लाइड फोर्स भी लग गया F, है ना। तो अब मैं अप्लाइड फोर्स भी यहां पे लगा सकता हूं, एक और फोर्स लग गया। सपोज अब ये सरफेस कैसी है, खुरदरी है। अब सरफेस कैसी है, खुरदरी है, तो फ्रिक्शन भी होगा। रफ है सरफेस तो है नहीं है, सरफेस कैसी है, फ्रिक्शन, रफ है तो फ्रिक्शन भी होगा। तो उसकी सरफेस पे, बॉटम पे, नीचे की तरफ फ्रिक्शन भी लगेगा। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पे सारे फोर्सेस बना दिए, ठीक है। अब ये फोर्सेस इस बॉडी पे किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हम इसको टेक्निकली नाम देते हैं, हम इसको किसी तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। और इसी को हम फोर्स सिस्टम बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स सिस्टम बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे 4 फोर्स हो गए ना, अब F, N, FF फ्रिक्शन फोर्स और W, ये 4 फोर्स हो गए, ठीक है। आप इनको समझते जाओगे, जैसे जैसे आगे चीजें पढ़ोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, इन सब के बारे में आप इंडिविजुअली समझते भी जाओगे। अभी हम जस्ट ये देख रहे हैं कि इनकी कॉम्बिनेशन को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो अब इसकी जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है फोर्स सिस्टम की, ये 2 कैटेगरीज में आती है। सबसे पहला है प्लेनर, ठीक है। और दूसरा है, इसको प्लेनर को कभी कभार को प्लेनर भी बोलते हैं, को प्लेनर। इस प्लेनर को कभी कभार को प्लेनर भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं स्पेशियल। ये टी लगता है लेकिन इसको प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं, स्पैटियल नहीं बोलते, स्पेशियल फोर्स सिस्टम बोलते हैं। या कभी कभार इसको नॉन को प्लेनर भी बोलते हैं। नॉन को प्लेनर या नॉन प्लेनर एक ही बात है, ठीक है। तो ये 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अब इनके अंदर इंडिविजुअल और क्लासिफिकेशंस भी है, इनके अंदर और ब्रांच वाइज अलग क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है। तो प्लेनर फोर्स सिस्टम वो फोर्स सिस्टम है जिसमें जो भी किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहे हैं वो आप एक प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। आपको नाम से समझ आ रहा होगा, प्लेनर मतलब एक प्लेन, को प्लेनर मतलब एक प्लेन। बात समझ पा रहे हो? सिंगल प्लेन, ठीक है।
मतलब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो भी बॉडी के अंदर फोर्सेस लग रहे होंगे उसको आप अगर एक प्लेन में इस स्क्रीन के अंदर, मतलब कोई 3D हेल्प नहीं ले रहे, इस स्क्रीन के अंदर आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो वो हो गया हमारा प्लेनर फोर्स सिस्टम। तो मैं यहाँ से अगर आपसे पूछूं कि ये जो मैंने ये ब्लॉक बनाया क्या ये प्लेनर फोर्स सिस्टम का है, तो आप क्या बोलोगे, है या नहीं? है सर। क्योंकि मैं इसको एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, है नहीं है? क्योंकि मैं इसको एक्स में या वाई में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। एक प्लेन का मतलब एक्स या वाई, एक प्लेन एक्स वाई, है ना। मैंने तुम्हें ये नहीं बोला कि इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर भी फोर्स लग रहा है स्क्रीन के अंदर से या स्क्रीन के बाहर से, समझ पा रहे हो ना। अगर कोई बंदा स्क्रीन के बाहर से, मतलब मैं इसको स्क्रीन से यहां से धक्का मारूं, यहां से धक्का मारूं, इसके ऊपर जो डॉट दिख रहा है आपको, ये मैं इसको धक्का मारूं यहां से, तो मैं यहां पे भी एक फोर्स लगा रहा हूं, मैं यहां पे भी फोर्स लगा रहा हूं एक। तो अब ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? अब ये बेसिकली हमारा दूसरी कैटेगरी जो है, हमारा स्पेशल कैटेगरी, दैट इज नॉन कोप्लेनर, इसमें आ जाएगा। क्योंकि मैं इसके अंदर अब मैं इस ब्लॉक के ऊपर सारे फोर्सेस एक प्लेन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अब मुझे 3D की हेल्प चाहिए होगी, जेड की हेल्प चाहिए होगी। बात समझ पा रहे हो? सर उसको 3 डायमेंशनल फोर्स बोल सकते हैं। 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम बोल सकते हो, फोर्स सिस्टम, ठीक है ना। फोर्स सिस्टम है, पूरा कलेक्शन है, ठीक है। तो इसको कभी कभार बोलते भी हैं ऐसे, इसको कभी कभार 2D और 3D सिंपल ये भी बोलते हैं, 2D फोर्स सिस्टम, और इसको कभी कभार 3D फोर्स सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो सिलेबस होता है, हमारे सिलेबस में सिर्फ यही होता है। मजे की बात यह है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्पेशल बॉडी की, नॉन कोप्लेनर की बॉडी की जो आप बोल सकते हो, मतलब कि थोड़ी जो स्टडी होती है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बन जाता है, तो हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में होता ही नहीं है। हमारे सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर आते हैं। बात समझ पा रहे हो? दोनों में फर्क समझ आ रहा है? जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे एक बॉडी बनाता हूँ दोबारा से, इसके ऊपर जो भी लगने वाले फोर्सेज हैं, इसके ऊपर जो भी लगने वाले फोर्सेज हैं, ये सारे आपने एक प्लेन में बना दिए। ये सारे आपने, कुछ भी और फोर्स हैं F2 F1, ये आपने सारे एक प्लेन में बना दिए, तो ये को प्लेनर है। सपोज अब ये आप एक प्लेन में नहीं बना पा रहे, अब मेरे को 3D की हेल्प नहीं पड़ रही, मैंने वॉल्यूम लिया बॉडी का, यहाँ से भी एक फोर्स लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है, थर्ड डायमेंशन से भी लग रहा है, तो अब ये हो गया मेरा नॉन कोप्लेनर या स्पेशल फोर्स सिस्टम, ठीक है। क्योंकि अब इन तीनों फोर्सेस को मैं एक प्लेन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ना, क्योंकि एक्स में भी लग रहा है, वाई में भी लग रहा है, जेड में भी लग रहा है, ठीक है। बेटा बात समझ आ रही सबको या नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, तो ये है। तो अब हमें इसके अंदर और क्लासिफिकेशन देखनी है, इसके अंदर और क्या है। अब मैं इसको क्लासिफाई करूंगा, इसको छोड़ दूंगा यहीं पे, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने इसके बीच में डिफरेंस देख लिया। प्लेनर या को प्लेनर फोर्स सिस्टम। अब इसके अंदर भी अपनी 4 कैटेगरीज हैं। अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। राइटिंग सबको मतलब क्लियर है ना? राइटिंग कुछ खराब तो नहीं लग रही? क्लियर है नो सर। क्लियर है सर। क्लियर है। अच्छा है सर। इससे ज्यादा क्या क्लियर होगी सर? चलो भाई, थैंक तो यू, ऐसा बोल रहे हो करके तो। पढ़ लेते हैं। मेरी राइटिंग वैसे बहुत खराब है, सर मुझे हमेशा बोलते थे, लेकिन यहाँ पे ठीक आ रही है, तो ठीक है, अच्छी बात है। सर यहाँ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, कॉपी वाली राइटिंग और इसमें यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉपी वाली में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा लिखना होता है, बहुत फास्ट लिखना होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं यार खराब आती है। ये है। चलो कोई नहीं। एक कैटेगरी है हमारे अंदर को प्लेनर के अंदर, को लीनियर, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है इसके अंदर कॉन करंट। तीसरी है इसके अंदर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। और चौथी है नॉन पैरेलल। तो ये 4 इसके अंदर अलग अलग केसेस हैं, कोलीनियर, कॉनकरेंट, पैरेलल और नॉन पैरेलल। ये किसके अंदर है? कोप्लेनर के अंदर है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? कोलीनियर को कोप्लेनर कोलीनियर फोर्स सिस्टम, ऐसे ही कॉनकरेंट को कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब देखो, अब मैं इनका अगर सेंस निकालूं, इनका मीनिंग निकालूं, इसमें क्या हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ोगे ध्यान से और इसको थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट करोगे, तो इसका मीनिंग क्या बनता है? कोलीनियर। अगर तुमसे पूछूं इसका क्या मतलब बन रहा है, इसके वर्ड से इसका सेंस मीनिंग बन जाएगा। सेम लाइन पे सेम फोर्स। लाइन में बिल्कुल, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। बहुत ही अच्छे। तो कोलीनियर फोर्स सिस्टम में क्या होगा, जो भी आपके फोर्सेस होंगे वो पास होंगे थ्रू द सेम लाइन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो भी हमारे फोर्सेस होंगे, ठीक
ठीक है, दैट विल पास थ्रू दी सेम या कॉमन लाइन। नंबर ऑफ फोर्सेस विल पास थ्रू सेम लाइन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अब देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, कहाँ से पास करेगा, सेम लाइन से। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल, मैं एक रॉड लूँ, मैं इसको सिंपली खींचूँ या कंप्रेस करूँ, ठीक है, सपोज इस तरीके से मैं खींच रहा हूँ इसको और इस तरीके से यहाँ से। तो ये अब तुम अगर इसको इमेजिन करोगे तो ये दोनों फोर्सेस क्या है, सेम लाइन से पास कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई लाइन एक्चुअल में नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये पी फोर्स दोनों है सेम लाइन से पास कर रहे हैं। तो ये मेरा हुआ कोलिनियर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, ये क्या था मेरा, कोलिनियर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, है ना, क्योंकि एक प्लेन में तो है ही है ऑब्वियसली, है नहीं है, एक प्लेन में तो है ही है। और अब दोनों कैसे हैं, सेम लाइन से पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है और भी कोई फोर्स हो, और भी कोई इनके बीच में यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा हो इस तरीके से, तो ये भी क्या है, कोलिनियर ही होगा। सपोज मैं बोल रहा हूँ P1, ठीक है, अभी भी क्या है, कोलिनियर ही है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी क्या थी इसमें, कॉनकरेंट। कॉनकरेंट का मीनिंग क्या है, इसको भी ब्रेक करोगे तो अपना पता चलेगा इसका मीनिंग। कॉनकरेंट का मीनिंग क्या है, तो सेम पॉइंट से पास करेंगे। सेम पॉइंट से पास करेगी, करंट है ना, कौन करंट, कौन करंट। करंट का मीनिंग जो भी फोर्सेज है, नंबर ऑफ फोर्सेज, वो हमारे सेम पॉइंट से पास करेंगे। यहाँ पे क्या था, कोलिनियर, सेम लाइन से। कौन करंट में क्या होगा, सेम पॉइंट से पास करेंगे। नंबर ऑफ फोर्सेज विल पास थ्रू दी सेम कॉमन पॉइंट, सेम पॉइंट से। ये फीचर है इसका मेरे पॉइंट। ठीक है, तो जैसे कि सपोज मैं कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, इसी से ही सारी फोर्सेस पास हो रही है। लेट्स सपोज लाइक दिस, F1 F2 लाइक दिस। एरो कहीं पे भी हो सकता है, इनवर्ड हो आउटवर्ड हो वो डिपेंड नहीं करता, बट पास कैसे हो रही है, इसी से हो रही है सारी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरी सारी हो गई क्या, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, ये F1 F2 F3 F4 क्या है, कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ओके, सारी सेम पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब पैरेलल में क्या होगा बताओ, पैरेलल तो तुम मेरे ख्याल से बता ही सकते हो। पैरेलल में होंगे। बिल्कुल, पैरेलल की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, एक एक करके आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पैरेलल फोर्स सिस्टम वो होगी जिनका लाइन ऑफ एक्शन या मतलब वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे कोई रॉड है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ इस तरीके से, F, एक और फोर्स लगाई मैंने ऐसे F, मैंने एक ऐसे फोर्स लगाई F पे, तो मैं इनको कहीं पे भी मतलब एक्सटेंड करूँ, मतलब इनका इफेक्ट मैं पूरी इस लाइन के थ्रू एक्सटेंड करूँ, तो ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा, ये मेरी कैसी फोर्स सिस्टम है, ये मेरी पैरेलल फोर्स सिस्टम है। ओके, ये मेरा क्या है, ये पैरेलल फोर्स सिस्टम। बात समझ आ रही है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डू नॉट कोलाइड एनी पोजीशन। हाँ बोल सकते हो, बोलने में क्या, ठीक है, डू नॉट इंटरसेक्ट, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब नॉन पैरेलल में क्या होगा, जो इंटरसेक्ट करती हूँ, जो इंटरसेक्ट करती हो, बिल्कुल है ना, जो मतलब आप कहीं पे भी उनका लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करोगे। जैसे सपोज मैं सेम केस लेता हूँ ये, अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सपोज ये F1 F2 कुछ इस तरीके से इंक्लाइन कर देता हूँ, ठीक है, और F3 कुछ इस तरीके से। तो अभी देखो ये फिजिकली आपको लग रहा होगा कहीं पे भी फिजिकली कहीं पे आके क्रॉस नहीं कर रही है एक दूसरे को, लेकिन अगर मैं इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिस लाइन के अलॉन्ग ये कुछ अफेक्ट दे रही है, उसको मैं एक्सटेंड करूँ तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन आएगा। बात समझ पा रहे हो, यस सर, है ना।
इनका मैंने इस तरीके से करा, तो देखो ये वाला F1 F2 यहाँ पे कोलाइड हो गए, यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो गए। ऐसे ही मैं F2 को F3 इसको F2 को करूँ तो ये भी क्या हो रहा है, दोनों के साथ यहाँ पे जाके आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉन पैरेलल। तो ऐसा नहीं है कि नॉन पैरेलल मतलब, हमें कभी कभार ऐसा लगता है, स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि सर ये तो कहाँ मतलब कि ये मतलब फिजिकली कहाँ हो रहे हैं, हमें तो दिख नहीं रहा। तो ये जो हम इफेक्ट देखते हैं ये हम इनका लाइन ऑफ एक्शन, ये जो लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है कि जिसको मैं कहीं पे भी दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड करूं तो उसके अलोंग की फोर्स हमारा क्या होगा, पास होगा, उसके अलोंग की क्या होगा, फोर्स पास होगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप के को प्लेनर में 4 कैटेगरीज आ गई, को लीनियर, ठीक है, कॉन्करेंट, पैरेलल और नॉन पैरेलल, ये 4 कैटेगरीज है। चारों में डिफरेंस क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आया क्या है किसमें, तो पूछ लो। चलें फिर आगे। यस सर। यस सर। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये बेसिकली पॉइंट्स क्या, ये क्वेश्चन है एक तरीके से, इनका तुम लोगों को आंसर देना है ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। यहाँ पे 7-8 स्टेटमेंट है, ये मैं लिख रहा हूँ अभी आप पहले देखना और इनका आंसर सोचना, अभी बताना मत। ट्रू और फॉल्स टाइप में बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, इन्हीं के ऊपर से। अगर ये स्टेटमेंट तुम्हें समझ आ गई तो ये टॉपिक पूरा समझ आ जाएगा, समझ रहा है इसको। अभी सिर्फ रीड करना। कोलिनियर फोर्सेस आर ऑलवेज कोप्लेनर। सिर्फ रीड करना, आंसर अपने माइंड में फ्रेम करके रखना या कहीं पे लिख लेना, बताना बताइए। 2 concurrent forces are always coplanar. ऐसे ही 3 concurrent forces are always coplanar, same. 4th 2 coplanar forces are always concurrent. 5th, भाई माइक बंद कर दो जी। 3 coplanar forces are always concurrent, same. 6th 3 coplanar forces in equilibrium. इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो? यस सर। ठीक है। आर ऑलवेज कॉन्करेंट, नहीं समझते तो बताऊंगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। उसके बाद 2 नॉन पैरेलल फोर्सेस आर ऑलवेज करंट। और लास्ट 2 नॉन पैरेलल, ठीक है, कोप्लेनर, बस ये वर्ड आया है यहाँ पे ऊपर वाले स्टेटमेंट से, कोप्लेनर फोर्सेस आर ऑलवेज कॉनकरेंट। चलो पढ़ लो आराम से, ध्यान से सोच लो, फिर आराम से एक एक करके आंसर देना, जिससे मैं पूछूंगा वो देगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, 8 पॉइंट नहीं दिख रहा। 8 पॉइंट ही दिख रहा, आप मोबाइल में देख रहे हो क्या? यस सर। इसलिए नहीं दिख रहा। तो बेटा ये सेम 7 स्टेटमेंट की तरह सेम है, बस क्या कह रहा है, नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्स, कोप्लेनर वर्ड इज देयर। ओके सर। ट्रू है सर, ट्रू है। अच्छा ऐसा कर दिया सर ट्रू होगा। ट्रू ही है। और थर्ड का सर फॉल्स। थर्ड फॉल्स होगा। देखो अब इन दोनों को समझते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो इन दोनों स्टेटमेंट को समझो,
दो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, मतलब एक प्लेन से दो कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट से पास कर रही हैं, तो वो हमेशा कोप्लेनर होगा हमेशा, क्योंकि चाहे प्लेन चेंज हो जाए लेकिन रिड्यूस होके वो एक ही प्लेन में आ जाएगा। देखो सपोज मैं ऐसा पॉइंट लिया मैंने, दोनों यहाँ से पास हो F1 और कुछ ऐसे F2, तो ये एक प्लेन में है भी दिख रहा है। आप बोलोगे सर आपने तो ऐसा बनाया है इसलिए ऐसा, आप ऐसा बना दो। मैंने चलो एक ऐसा बना दिया और एक परपेंडिकुलर बनाया, मतलब स्क्रीन के अंदर बना रहा हूँ, ये वाला फोर्स स्क्रीन के अंदर है, समझ पा रहे हो? ये F2 हो गया, ये F1, ये Z डायरेक्शन में, ये Z में है और ये Y में है। तो क्या Y और Z एक प्लेन नहीं है क्या? Y और Z भी तो एक ही प्लेन है ना भाई। एक प्लेन कुछ भी हो सकता है, आइदर XY, आइदर आपका YZ और आइदर आपका ZX, इट कैन बी एनीवन, ठीक है, क्योंकि दो फोर्स बोला है। बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. So that's why it is the second statement is always true. प्लेन चेंज होगा लेकिन रहेगा तो एक ही प्लेन ना, उससे थोड़ी फर्क पड़ रहा है कोप्लेनर। आप इन स्टेटमेंट्स को ना वॉयलेट करने का सोचो, इनको ब्रेक करने का सोचो। अगर आप वॉयलेट कर पा रहे हो तो फॉल्स है, अगर नहीं कर पा रहे तो ट्रू है। एज सिंपल एज दैट। देखो अब क्या कह रहा है कि 3 कॉन्करेंट फोर्सेज हैं, 3 कॉन्करेंट फोर्सेज हैं, आर ऑलवेज कोप्लेनर, 3 कॉन्करेंट फोर्सेज। अब ये क्वेश्चन सेम था, बस यहाँ पे 2 की जगह 3 हो गया। अब क्या होगा? अब फॉल्स होगा, क्योंकि ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज नहीं होगा। अगर ऑलवेज वर्ड होता ना तो समटाइम्स में मतलब चल सकता है ये चीज, ऑलवेज नहीं होगा, ठीक है। देखो क्योंकि 3 फोर्स ऐसे भी हो सकते हैं, समटाइम्स में होगा तो ट्रू हो जाएगा क्या? समटाइम्स में इट कैन बी पॉसिबल, फिर दोनों पॉसिबिलिटी आ गई ना, आप बोल सकते हो हाँ अब तो है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे है, ये कोप्लेनर है, ये तो है ही है 3 फोर्स, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ अरेंजमेंट, एक फोर्स मैंने ऐसे लिया F1 और एक ऐसा लिया F1 F2 और ये हुआ सपोज F3, ये Z डायरेक्शन में है, ये Z में है, ठीक है, ये Y में है और ये X में है। तो क्या ये कोप्लेनर हुआ? क्या ये 4 कोप्लेनर हुआ सिस्टम? ये कोप्लेनर नहीं है, नो ना? सर, ये नो सर, कोप्लेनर नहीं है ना, इट इज अ स्पेशल फोर्स सिस्टम, ये स्पेशल है, लेकिन ये कोप्लेनर है, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। बात समझ आई इसमें? लेकिन 2 में हमेशा होगा, 2 फोर्स होंगे तो हमेशा होगा, क्योंकि एक ही प्लेन होगा, ठीक है। समझ आई दोनों स्टेटमेंट? ये 2 और 3 कनेक्टेड है, Yes, sir. ये दोनों कनेक्टेड है, जी ठीक सर। है। अब आते हैं 4th पे, ठीक है। चलो अभी आंसर मत देना कोई भी, पढ़ लो पहले। 2 कोप्लेनर फोर्सेस आर ऑलवेज कॉन्करेंट, और ऐसे ही ये दोनों स्टेटमेंट भी कनेक्टेड है, 4th और 5th। क्या ऐसा होगा? 2 कोप्लेनर फोर्सेस आर ऑलवेज कॉन्करेंट, क्या पढ़ा? क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट? 2 कोप्लेनर फोर्सेस होंगे तो ऑलवेज कॉन्करेंट होंगे? नहीं। अरे भाई कोप्लेनर के अंदर तो हमने 4 कैटेगरी पढ़ी है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? इसके अंदर तो हमने 4 कैटेगरी पढ़ी है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि हमेशा 2 कोप्लेनर होंगे तो हमेशा ये आपका कॉन्करेंट होगा? इसके अंदर 4 पॉसिबिलिटी है, इट कैन बी कोलिनियर, इट कैन बी कॉन्करेंट, इट कैन बी पैरेलल, इट कैन बी नॉन पैरेलल, ठीक है। सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस वन इज फॉल्स। Okay, sir. समझ आया? देखो सिंपल है, 2 कोप्लेनर फोर्सेस आर ऑलवेज कॉन्करेंट नहीं है, इसमें 4 पॉसिबिलिटी है ना, कोलिनियर भी हो सकता है, कॉन्करेंट भी हो सकता है। ऑलवेज आ गया ना? हाँ ऑलवेज बोल रहे हैं ना, ऑलवेज वर्ड आ रहा है देखो सब में, ठीक है, इसलिए। अब आ रहा है 3 के लिए, बताओ। ये भी false, ये भी false। बिना मतलब देखे इसमें तो कर सकते हैं, क्योंकि कोप्लेनर में चाहे 3 2 3 कितने भी हो, पॉसिबिलिटी 4 है, सो ये दोनों भी हो गए, ठीक है ना। अब आता है तुम्हारा 3 कोप्लेनर फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम आर ऑलवेज कॉन्करेंट। ये लगभग तीनों स्टेटमेंट कनेक्टेड है, ये वाली ये तीनों कनेक्टेड है, ये भी मतलब इसी का ही मॉडिफिकेशन। यहाँ पे वर्ड आ गया इक्विलिब्रियम, अब इसका मीनिंग क्या है इक्विलिब्रियम का? बराबर का नेट फोर्स 0 होता है। हाँ, मतलब कि बॉडी वो कहीं पे भी मूव नहीं करेगी, उस पर नेट अफेक्ट फोर्सेस का क्या है? 0 है, उस पर नेट अफेक्ट फोर्सेस का बॉडी हो जाएगा 0 है, ट्रू हो जाएगा। देखो क्या होता है कि 3 फोर्सेस जब किसी बॉडी पे लगती हैं वो इक्विलिब्रियम में तभी होता है जब वो तीनों सेम पॉइंट से पास करती हैं, ठीक है। देखो कोई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको एक बंदा, ये सपोज इस तरीके का है, एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इसके सेंटर से मतलब एक बंदा इसको यहाँ से खींच रहा है 100 न्यूटन से, ठीक है, एक बंदा इसको यहाँ से खींच रहा है 100 न्यूटन से, और एक बंदा इसको यहाँ पे खींच रहा है 100 न्यूटन से।
और तीनों के बीच में एंगल क्या है, बराबर है 120 120 120। ठीक है, तो ये फोर्स सिस्टम कैसा है, ये बॉडी कहीं पे भी मूव नहीं करेगी, है नहीं है, क्योंकि तीनों फोर्स क्या है, बराबर है, एंगल भी क्या है, तीनों बराबर है। तीन बहन भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है ऐसा, तीनों कोई चीज़ को खींच रहे हैं, मेरे को चाहिए टॉफी चॉकलेट ऐसा कुछ, है ना, और मतलब मिलेगा किसी को भी नहीं, मिलेगा किसी को भी नहीं। ठीक है, तो ये फोर्स सिस्टम कैसा है, कोलिनियर, सॉरी कॉनकरेंट और कॉन्करेंट है ना। हाँ, कोप्लेनर क्योंकि एक प्लेन में है तीनों, प्लस कॉनकरेंट क्योंकि तीनों सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। और ये सिस्टम कब होगा, ये ट्रू कब होगा, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो ये ट्रू होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में समझ पा रहे हो, क्या कह रहे हो? पैरेलल के केस में लाइक ऊपर दो फोर्स लगा हुआ है 20-20 का और नीचे हमने 40 का लगा दिया, वो भी तो इक्विलिब्रियम में होगा। जरूरी थोड़ी है, अब ऊपर तुम 20-20 का लगा दो, मेरे को ब्रेक करना है ना स्टेटमेंट को, आपको ब्रेक करना है, तो नीचे तुम यहाँ पे 40 का लगा के 60 का लगा दो। सर इसमें प्लेन का समझ नहीं आया सर, अगर बेटा ये एक ही प्लेन है, ये सिंगल प्लेन है, XY प्लेन ही है ना, इट इज XY प्लेन होगा, एक ही प्लेन है, मतलब ये Z में नहीं लग रहा फोर्स, ये एक ही प्लेन में लग रहा है। सर कोप्लेनर सर ऑलवेज कॉन्करेंट कैसे होगा सर? देख, अरे यार वही तो कह रहे हैं ना कंडीशन, अगर कोप्लेनर फोर्स इक्विलिब्रियम में है तब होगा, ऑलवेज कॉन्करेंट तभी होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगी ना यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट। तो तीन फोर्स जो कोप्लेनर है, अगर वो इक्विलिब्रियम में होंगे तो वो तभी पॉसिबल है जब वो कॉन्करेंट हो, पैरेलल में पॉसिबल नहीं है, कोलिनियर में पॉसिबल नहीं है। सर करेक्ट, तीनों नॉन कोप्लेनर हो तो भाई तीन जब पहले ही कोप्लेनर बोला है तो नॉन कोप्लेनर क्यों लेके चलोगे, ये बताना जरा, कंडीशन तो देखोगे ना। देखो दो चीजें हैं, एक कोप्लेनर एक इक्विलिब्रियम, अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों चीजें हो रही हैं, तब ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, कॉन्करेंट वाले में, पैरेलल में नहीं है, कोलिनियर में नहीं है, नॉन पैरेलल में भी। अच्छा सर, ठीक है, सो इट इज आल्सो द ट्रू स्टेटमेंट। ये आप अभी आगे लॉज वगैरह पढ़ोगे ना, थोड़ा सा और क्लियर होगा, जब इक्विलिब्रियम का फंडामेंटल तुम्हें समझ आएगा ना, थोड़ी सी ये चीजें और क्लियर होगी। सर स्पेस सिस्टम क्या होता है? क्या चीज? स्पेस फोर्स सिस्टम। बेटा यही तो बताया था, 3D फोर्स सिस्टम, स्पेस फोर्स सिस्टम, स्पेशल फोर्स सिस्टम, यही होता है। ठीक है, 3D में। चल अब इन दोनों स्टेटमेंट पे आते हैं। टू नॉन पैरेलल फोर्सेस आर ऑलवेज कॉन्करेंट, ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट्स है, बहुत ही बढ़िया। बताओ। फॉल्स। फॉल्स है सर, कि दो नॉन पैरेलल फोर्सेस ऑलवेज कॉन्करेंट होंगे, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सर वो कोलिनियर हो सकता है सर उसका प्लेन चेंज हो सकता है। तो प्लेन भी तो चेंज हो सकता है, यस सर, ऐसा नहीं होगा क्या, कॉन्करेंट नहीं होंगे क्या हमेशा? अगर मैं नो इसको सर, नहीं होगा। एक फोर्स ऐसा ले लूं और दूसरा ऐसा ले लूं, तो ये इनके मैं लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे आगे कॉन्करेंट नहीं हो रहा, ये दो की बात है। यस लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज होगा कॉन्करेंस। ट्रू होगा, वही बोलना चाह रहा हूँ, सर ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा ना? यस यस सर। सर। यस सर, 100%? नो सर, 100% नहीं है तो बताओ फिर कैसे ब्रेक कर, इसको ब्रेक करना है हमें, कैसे ब्रेक करना है? फॉल्स है सर ऑलवेज। सर हाँ, प्लेन और चेंज किस हो जाएगा केस- तो उसका लाइन ऑफ देखो एक्शन जो ट्रू बोल रहे हैं ठीक है, जो ट्रू बोल रहे हैं वो बेचारे चुप हो जाओ, जो फॉल्स बोल रहे हैं वो बताओ क्यों होगा। सर वो ऑलवेज थोड़ी होगा। हाँ, किस केस में नहीं होगा ये बताओ ना भाई फिर। सर अगर वो दूसरे प्लेन पे, दोनों अलग अलग प्लेन पे एक्शन करे तो फिर कहाँ कैसे इंटरसेक्ट प्लेन करेगा? में? कैसे प्लेन में? सर जैसे कोई एक्स पे करेगा और जेड हाँ। पे करेगा तो चलो बहुत ही बढ़िया भाई। ठीक है, ये फॉल्स है। ठीक है, इट इज फॉल्स। देखो बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने, अगर आप एक ही प्लेन में ले रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन ऑलवेज कह रहा है तो ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। ये यहाँ के लिए ठीक है क्योंकि एक प्लेन में है तो हो रहा है, लेकिन सपोज ये हमारा XYZ होता है, समझना है इसको, XYZ।
अब तुमने एक फोर्स लिया इस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में, सपोज एक फोर्स लिया एक्स की डायरेक्शन में, एफ एक्स नाम दे देता हूँ, इसको समझना आसान है। अब मैं दूसरा जो फोर्स ले रहा हूँ ना वो वाई जेड डायरेक्शन में ले रहा हूँ, जेड में, सपोज इस तरीके से, ये जेड में है, ये इससे इंटरसेक्ट नहीं होगा, तो क्या ये कॉन्करेंट हुए? अब ये कॉन्करेंट नहीं हुए। सपोज जैसे कि मैं ऐसा बोलूं, ये एक ऐसा फोर्स एफ एक्स और एक मैं स्क्रीन के अंदर अपने पेन से लगा रहा हूँ, स्क्रीन के अंदर पेन से लगा रहा हूँ, मतलब डॉट दिखेगा एफ जेड स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो क्या ये कॉन्करेंट है? लेकिन नॉन पैरेलल तो है, नॉन पैरेलल है ना, तो यही सिचुएशन है, तो ऑलवेज नहीं है। बात समझ आई? ये स्टेटमेंट समझ आई? बहुत मजेदार स्टेटमेंट है, ठीक है। ऐसे ही अगर टू नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हो तो क्या वो हमेशा ऑलवेज कॉन्करेंट होगा? ट्रू सर। अब होगा, क्यों? क्योंकि इसने कंडीशन लगा दी है कोप्लेनर की। अब कंडीशन लग गई है कोप्लेनर की, क्योंकि कोप्लेनर होगा, दो फोर्स होंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे आगे, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना? ठीक है, ये कैसा है? नॉन कोप्लेनर। ये वाला फोर्स नीचे वाला कैसा है? नॉन कोप्लेनर, नॉन पैरेलल, दो फोर्स, टू फोर्स, नॉन कोप्लेनर और नॉन पैरेलल, ठीक है। और ये वाला कैसा हुआ? दो फोर्स, कोप्लेनर बट नॉन पैरेलल, तो ये क्या बनेगा मिलके? ये कॉन्करेंट ही बनेगा, है ना? क्योंकि एक प्लेन में रखना है फोर्सेस को, अब अलग अलग प्लेन नहीं करना, ठीक है। तो ये है बेसिकली, समझ आई स्टेटमेंट से? नहीं सारी? यस सर। यस सर। मजा आया इनको करके? यस सर। बेस्ट तरीका है इनको समझने का, बेस्ट तरीका है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस की हैं, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आती हैं, तो वहां से सब जगह से कंक्लूजन निकाल के तुम्हारे सामने रखा गया है, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। किसी को कुछ भी दिक्कत है तो पूछ लो यहाँ तक, नहीं तो आगे चलते हैं। अब आता है हमारा एक बहुत छोटा सा लॉ, बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिसिबिलिटी? फोर्स जिस पॉइंट पर एक्ट करता है, बॉडी के, रिजिड बॉडी के जिस पॉइंट पर एक्ट करता है फोर्स, हाँ तो वही होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। वही होता है, ऐसा नहीं है भाई। उसको हमने इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम क्यों दिया? मतलब उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, जिस लाइन ऑफ एक्ट एबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन। सर जब कोई फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन में सेम लाइन ऑफ एक्शन पे काम करे उसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। सच्ची सच्ची बताना एक बात, बुक खोल के बैठे हो ना? नो सर। नेट पे से देखा है? नेट पे से देखा है? सर नहीं देखा मैंने, इतनी देर में कहाँ खोल दूंगा सर नेट में? क्यों नहीं खुल जाता भाई? मैं पूछ रहा हूँ बेटा, पूछ ही तो रहा हूँ। नो अच्छा सर, नहीं देखा तो क्या बात है? पढ़ा है मैंने। पढ़ा है ना? हाँ सर गलत है, सही है। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये तीन कार्ड्स हैं, ठीक है, तीन गाड़ी टाइप है, ठीक है। ये जो मैंने लाइन बनाई है ना ऊपर, ये इनको ज्वाइन नहीं कर रही है, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है। कुछ बहुत मतलब ज़्यादा खास नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा लॉ है। यहाँ पे क्या करा आपने, इस वाले कार्ड में जो कार्ड नंबर 1 है आपका, आपने इसमें यहाँ से ऐसा पुशिंग फोर्स लगाया F, इस इमेजिनरी लाइन के अलावा, ठीक है। मैंने इसको धक्का लगाया F, ठीक है, इस केस में। ऐसे ही दूसरे F2 में, ये दूसरा सॉरी सेकंड कार्ड में मैंने इस पे पुलिंग फोर्स लगाया सेम इमेजिनरी लाइन के अलावा, सेम इमेजिनरी लाइन के अलावा, इसी लाइन के अलावा सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया। तो क्या होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में इसमें होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली सेम इस कार्ड में इस डायरेक्शन में, चाहे आप यहाँ पे पुशिंग लगाओ चाहे पुलिंग लगाओ। समझ पा रहे हो बात को? चाहे उसको धक्का मारो चाहे खींचो आगे से, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सेम फोर्स लिया है, सेम फोर्स है,
सेम फोर्स का मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और एक लाइन के अलॉन्ग, सेम लाइन के अलॉन्ग, सेम लाइन के अलॉन्ग, इमेजिनरी लाइन जो मैंने ली है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ तीसरे केस में, ये थर्ड वाले पे मैं इसी फोर्स को सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड पे सही कहीं इंटरनल बॉडी में इस तरीके से ऐसे लगाया, तो इसके ऊपर भी मुझे क्या देखने को मिलेगा कि सेम इफेक्ट हो रहा है, सेम डायरेक्शन में सेम मतलब की डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड करता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इसी को बोलते हैं कि मैं इस फोर्स को इस लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग सेम मैग्नीट्यूड का, सेम डायरेक्शन का, इस सेम लाइन पे और इस सेम इमेजिनरी लाइन को नाम देते हैं हम लोग लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन कहीं पे भी लगा दूं तो उसका जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट है वो सेम होगा। इस फोर्स का इस बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या है, सेम होगा। तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है इस F1 का वो कैसे आता है, मैं इसको ही दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दूं, इसको ही दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दूं, तो मैं इसी को लाइन ऑफ एक्शन बोलता हूँ। ये इमेजिनरी लाइन जो है, तो मैं अब इस इमेजिनरी लाइन पे ये फोर्स कहीं पे भी लगा दूं तो वो उस बॉडी के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी बिल्कुल जो पहले कर रही थी। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है कि मैं इस फोर्स को इस लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग कहीं पे भी ट्रांसमिट कर सकता हूँ, ठीक है। और ये बहुत जगह हमें आगे छोटी मोटी चीज़ें न्यूमेरिकल्स वगैरह एलपीडी बनाने में सॉल्व करता है। ऑलराइट सर ये थर्ड वाला बता दो एक बार फिर से। मैंने पहले क्या किया, पुशिंग लगाया, सेकंड में क्या किया, पुलिंग लगाया। थर्ड में मैंने क्या किया, कहीं बीच से मैंने सपोज को रस्सी से बांध दिया, मैंने रस्सी से यहाँ से किसी चीज़ को बांध दिया और मैं खींच रहा हूँ, अब मैं बीच से खींच रहा हूँ उसको, तो तभी भी क्या है, तीनों केसेस में इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। तीनों केसेस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस कार्ड के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, वो सेम होगा। तीनों में सर फोर्स सेम लग रही है? सेम लग रही है बेटा, यही तो बोला मैंने, सेम फोर्स का मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और सेम लाइन पे, ठीक है। तो उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर क्या होगा, सब में सेम होगा। बस यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, और कभी कभार इसको लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी भी बोल देते हैं। सर क्या मतलब हुआ सर, अगर आगे से कोई खींचे तो तीनों पे एक ही फोर्स लगेगा, क्या कहना चाह रहे हैं? बेटा मैं कह रहा हूँ, मैंने एक केस में यहाँ से पीछे धक्का मारा, एक केस में, ठीक है। दूसरे केस में मैंने क्या किया, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का मतलब कि अगर यहाँ पे मैं धक्का मार रहा हूँ 10 न्यूटन से मार रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 10 न्यूटन से ही खींचूंगा सेम डायरेक्शन में। तो जो इसने यहाँ पे इफेक्ट किया धक्का मारने ने 10 न्यूटन में, वो सेम इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा 10 न्यूटन से खींचने। और ऐसे ही मैं सेम यहाँ पे अब 10 न्यूटन कहीं बीच से लगाता हूँ, सेम मैग्नीट्यूड का, सेम डायरेक्शन में, सेम लाइन पे, तो इसका भी सेम इफेक्ट होगा, इस फोर्स का भी सेम इफेक्ट होगा जो इसने किया, जो इसने किया। तो तीनों में ही देखो, चाहे मैं इस फोर्स को यहाँ पे बनाऊं इस पॉइंट पे, चाहे यहाँ पे बनाऊं बीच में, चाहे यहाँ पे बनाऊं, इस लाइन पे मैं कहीं पे भी बना सकता हूँ इसको। चाहे मैं कहीं बहुत दूर यहाँ पे बना दूं ना, रस्सी से बांध के मैं यहाँ से खींचूं, यहाँ पे ही बना दूं, तभी भी सेम ही इफेक्ट होगा। बस ये है इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का, ठीक है। तो ये बहुत बारी फोर्स को आगे मतलब कहाँ पे यूज होगा इसका, फोर्स हमें किसी भी डायग्राम में आगे पीछे करना हो तो हमें इस लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग सेम मैग्नीट्यूड का, सेम डायरेक्शन रख के कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फायदा होता है इसका। जैसे आपने देखा था, मैं आपको पहले ये समझा रहा था ना, कॉनकरेंट कोप्लेनर, जहाँ पे मैं इसको कट कर रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकली पॉइंट थोड़ी कट हो रहा है, फोर्स कट थोड़ी हो रहा है, मैं इसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड कर रहा था, तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इस वाले फोर्स के इफेक्ट से यहाँ पे इसको यहाँ पे आप कह सकते हो इंटरसेक्ट कर रहा था, और ऐसे ही F3 का F1 के साथ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था। ये इनके लाइन ऑफ एक्शन कर रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि मैं इस वाले फोर्स को मैं चाहे यहाँ पे बनाऊँ F3 को, चाहे बिल्कुल नीचे बनाऊँ, चाहे मैं इसके साथ यहाँ पे बना दूँ, ये बिल्कुल सेम थिंग है। फिजिकली हमारे लॉ के अकॉर्डिंग ये सेम बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है हमेशा इस बीम के ऊपर लगेगा तभी वो सेम ही है, चाहे यहाँ पे बनाओ चाहे यहाँ पे बनाओ, लॉजिकली हमारा ये सेम ही है, फिजिक्स में हमारा ये सेम मीनिंग है इसका, ठीक है। बात समझ आ रही है? यस जी सर। कोई ऐसा बहुत तगड़ा लॉ नहीं है जितना तुम सहम गए हो सारे, मतलब उनके इसको नाम ही बस थोड़ा सा इसका ऐसा है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ऐसा लगता है कितना बड़ा कुछ होगा इसके अंदर, लेकिन कुछ होता नहीं। चले आगे सर, इसका स्टेटमेंट लिखा पर से फोर्स लगाएं तो क्या कह रहे हो सर? अगर जैसे ये है ना, ये जो भी आपने बनाया ये गाड़ी, हाँ। अगर इसके ऊपर से फोर्स लगाएं तो भाई वो तो अलग बात हो गई ना,
ऊपर से फोर्स लगा रहे हो वो अलग बात होगी, वो अलग चीज हो गई, उसका क्या लेना देना हुआ यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से ऊपर से लगाओगे, वो अलग फोर्स की बात हो गई। यहाँ पे बेटा मैं अभी सेम फोर्स की, सेम मैग्नीट्यूड की, सेम डायरेक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन में बात कर रहा हूँ, सब कुछ सेम करते हैं। तो बस ये मान लो कि बॉडी पे इफेक्ट भी सेम हो गया, खत्म। चाहे तुम वो इस पॉइंट पे लगाओ, चाहे इस पॉइंट पे, इस लाइन पे कहीं पे भी लगा दो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहीं पे भी लगा दो, रेड वाले जो भी पॉइंट्स हैं। सर इसका स्टेटमेंट लिखा दीजिए। हाँ लिख लो, ये फोर्स एक्ट्स ऑन अ पॉइंट, ये बाकी आप बुकलेट वगैरह देखोगे ना उसमें भी लिखवा रखे हैं, बाकी लिखवा देता हूँ। इन रिजिड बॉडी it may be considered to act at any other point of body on सेम लाइन ऑफ एक्शन। ये इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब आपने फोर्स है, उस फोर्स को विच एक्ट्स ऑन अ पॉइंट इन अ रिजिड बॉडी, अगर रिजिड बॉडी पे किसी पॉइंट पे कोई फोर्स लगता है, उसको आप कंसीडर कर सकते हो टू एक्ट एट एनी अदर पॉइंट, उस फोर्स को किसी और पॉइंट पे भी लगा सकते हो जो बॉडी के सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा है, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, क्योंकि सेम फोर्स की ही बात कर रहे हैं, उसको आपने डिस्प्लेस कर दिया कहीं पे भी बस। अब आता है आगे बहुत शानदार लॉ, बहुत शानदार मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज होने वाला लॉ, पूरे मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है, और बहुत सिंपल भी है, लॉ ऑफ रिजोल्यूशन। लॉ ऑफ रिजोल्यूशन क्या समझ आता है रिजोल्यूशन से? फोर्सेस को रिजॉल्व करना सर, वो थोड़ा मतलब एक पार्ट में डिवाइड करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो क्या होता है, हाँ कंपोनेंट्स में ब्रेक करना इसको। देखो हमारी जो भी मैंने मैकेनिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि मैकेनिक्स जो है इट इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द फोर्सेस, और वो फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर क्या अफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द मैकेनिक्स, है ना। तो हमारी मैकेनिक्स मोस्ट ऑफ द जो स्टडी है ना वेक्टर क्वांटिटीज़ की स्टडी है। वेक्टर क्वांटिटीज़ मतलब फोर्स ही नहीं, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज़, मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, चाहे वेलोसिटी ले लो, कुछ भी ले लो, फोर्स ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, वेलोसिटी। तो उन वेक्टर क्वांटिटीज़ के ना कुछ रूल होते हैं, इन वेक्टर क्वांटिटी की अपनी अलग मैथमेटिक्स है। जो वेक्टर आप लॉस पढ़ते हैं, वेक्टर मैथमेटिक्स अलग होती है ना आपकी, वेक्टर एडिशन अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन अलग है ना, तो इसके लॉज अलग होते हैं हमारे जनरल चीज़ों से, इसके लॉज अलग है, ठीक है। तो ऐसा ही वेक्टर का एक लॉ है, लॉ ऑफ रिजोल्यूशन। ये क्या कहता है कि कोई भी चीज़, क्योंकि वेक्टर में देखो हमारे पास दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में क्या होता है, हमारे पास कोई भी अब वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज कोई एंगल पे है, सपोज कोई वेक्टर क्वांटिटी है, कोई एंगल पे है, कोई फोर्स है या कोई एंगल पे है, ठीक है। तो हमारा लॉ ऑफ रिजोल्यूशन क्या कहता है कि हम इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, और तब इसका हम एनालिसिस जो हमें करना है, ट्रीटमेंट जो है वो करना है, वो कर सकते हैं। क्योंकि हम कभी भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे ही एंगल पे रख के इसका कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते, इसका ऐसे एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन प्रैक्टिकली जो फोर्सेस लगती हैं वो ऐसे ही लगती हैं, किसी न किसी एंगल पे, कोई अलग डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में, क्योंकि ये डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके हिसाब से नहीं लगेंगी, लेकिन आपको अपनी स्टडी को उसके हिसाब से करना पड़ेगा। बात को समझ पा रहे हो? आप किसी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो हो सकता है इंक्लाइंड हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो। आप ये देख के नहीं लगाओगे कि आप हॉरिजॉन्टल लगाओ ताकि आपका एनालिसिस आसान हो जाए, आप ऐसा नहीं करोगे, है नहीं है भाई। अब आपके पास ये ब्लॉक है, आप ज़रूरी थोड़ी है इसको ऐसे ही खींचोगे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ताकि आपको इसके ऊपर कोई फोर्स एनालिसिस करना हो तो आपका वो आसान हो जाए। भाई जनरली कोई बंदा खींचेगा इसको इस एंगल पे खींचेगा, ठीक है। आपको अपने एनालिसिस को इसके हिसाब से रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो यहीं से हमारे पास लॉ ऑफ रिजोल्यूशन आता है। लॉ ऑफ रिजोल्यूशन क्या है कि आपके पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी फोर्स और इट कैन बी एनी क्वांटिटी, ठीक है। उसको अगर वो कोई एंगल पे लग रही है, अगर वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है तो परफेक्ट है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब ये लॉ हमारे लिए कुछ काम करेगा। लेकिन अगर कोई हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और जो एंगल पे है, तो मैं इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ।
मैं मतलब इस क्वांटिटी को, इस f को थीटा एंगल पे दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ लाइक दिस। एक कंपोनेंट ये, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, और मैं इसको नाम दे देता हूँ fx और इसको नाम दे देता हूँ fy। तो अब ये इक्विवेलेंट है इसके। अब मैं चाहे किसी सिस्टम के ऊपर ये बनाऊं f थीटा एंगल पे, चाहे ये दो फोर्सेस बनाऊं, इन दोनों का काम एग्जैक्टली उस बॉडी के ऊपर सेम होगा। इन फोर्सेस का इफेक्ट बॉडी के ऊपर एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा। ओके देखो, अब लॉ ऑफ रिजोल्यूशन में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये fx और fy का मैग्नीट्यूड कितना होगा f और थीटा के रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे f और थीटा गिवन है, मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया fx और fy। अब मुझे ये पता होना चाहिए ये होगा कितना, समझ पा रहे हो, ये कंपोनेंट होगा कितना, है ना। अब इसमें थोड़ी सी क्या लगती है, ट्रिग्नोमेट्री लगती है, थोड़ी सी क्या लगती है, ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि मैं इन फोर्सेस को मैं यहीं पे बना दूं, इसके साथ ही ओवरलैप कर दूं, समझ लो, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ fx और इसके कंपोनेंट को fy। ये कैसे आते हैं आपको पता होगा, आपने ईडी वीडी पढ़ी होती है, डिप्लोमा वालों की ईडी बहुत अच्छी होती है ना, कि प्रोजेक्शंस होती हैं। ये क्या होती है, प्रोजेक्शन होती है। जैसे ये एंगल है, जैसे ये एंगल पे f लग रहा है, तो मैं यहाँ से एक टॉर्च थ्रो करता हूँ, यहाँ से टॉर्च से लाइट थ्रो करता हूँ, तो मैं वर्टिकल प्लेन लेता हूँ, उसके ऊपर क्या है, ये लेंथ लगेगी, ये लेंथ मतलब ये इतनी लेंथ में fx आएगा, है नहीं है, fy सॉरी। ऐसे ही मैं यहाँ से लाइट थ्रो करता हूँ, यहाँ से लाइट थ्रो करूँगा इसके f के ऊपर, तो यहाँ से ये इसकी प्रोजेक्शन आएगी, तो मेरे को पता चल जाएगा ये fx है। तो ये प्रोजेक्शन से आता है ना, समझते हो ना इस बात को, प्रोजेक्शंस को। अरे ये कौन है भाई, माइक बंद कर दो ना अपना, डिस्टर्बेंस हो रही है, वॉइस आ रही है, ठीक है। अब मुझे ये पता लगाना है ये है कितनी, मैथमेटिकली ये है कितनी। अब मैं इसको नापूंगा तो हूँ नहीं स्केल से, वैसे तो मैं इसको मतलब मैं ग्राफिकली स्केल्स को आगे इस लाइन को प्रोजेक्ट करके वर्टिकल पे और हॉरिजॉन्टल पे निकाल सकता हूँ, लेकिन अब मुझे इसमें मैथमेटिक्स का लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे तो ये कर नहीं सकता ऑब्जेक्टिव में, है ना, हर जगह ये कर नहीं सकता। तो उसके लिए क्या है, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री काम होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है हमारी, अब मेरे को ये ट्राइंगल बन रहा है, मैं इस fx को क्योंकि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो मैं इस fx को यहाँ पे भी ले सकता हूँ, समझ पा रहे हो बात को। मैं इस fx को यहाँ बना सकता हूँ, सॉरी fy को, मैं बार बार fx बोल रहा हूँ, fy को, ठीक है। मैं इस fy को यहाँ बना सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। और fy मेरा ये है ही है, तो अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, अब ये एक क्लोज राइट एंगल ट्राइंगल बन गया लाइक दिस। fx fy और ये तो f था ही हमारा, ठीक है। समझ आ रही कैसे बना, आपने लाइट थ्रो करी, प्रोजेक्शन बनाया fy, तो ये fy आप शिफ्ट करके यहाँ पे ला सकते हो, क्योंकि ये बराबर है, ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। ऐसे ही यहाँ पे ये fx और ये भी हमारा fx ही होता है, ये भी हमारा fx ही होता है, तो इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपसे पूछूं, अब ये fx क्या होगा और fy क्या होगा, किसकी टर्म्स में, f की टर्म्स में और थीटा की टर्म्स में, तो ये हमें निकालना है, हमारा टास्क ये है, और लॉ ऑफ रिजोल्यूशन यही बताता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, हमें साइन कॉस वगैरह पता होता है ना। तो इस ट्राइंगल में अब मेरे को fx निकालना है, तो मैं सपोज पहले कॉस या साइन लगा लेता हूँ, साइन थीटा लगा लेता हूँ। साइन थीटा क्या होता है बताओ, इस ट्राइंगल में OAB में आपका P क्या होगा, इस एंगल के लिए P क्या होगा आपका AB। भाई ये नॉइज वाला जो बच्चा है, ये प्लीज माइक बंद कर दो, आपकी आवाज माइक से, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये साइन थीटा क्या होगा, दैट इज AB, है ना, क्योंकि क्या होता है P/H होता है, P मतलब कि एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो P, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, OA, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। अब मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, fx और fy या f की टर्म में क्या लिख सकता हूँ, AB मेरा क्या था, fy, AB मेरा fy है ना, यस सर, तो मैं इसको fy लिख देता हूँ। और OA क्या है मेरा, OA क्या है, हाइपोटेन्यूज मतलब f, तो लो काम खत्म हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा fy क्या आ रहा है यहाँ पे, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दूँ, तो fy क्या आ जाएगा, f साइन थीटा। लो जी, एक कंपोनेंट आ गया, और यही चाहिए था मुझे। मैंने इस fy को रिप्रेजेंट कर दिया किस फॉर्म में, f की फॉर्म में और थीटा की फॉर्म में। अब ऐसे ही मुझे fx को रिप्रेजेंट करना है, fx को रिप्रेजेंट करना है ना। देखो fx के लिए क्या लगाऊंगा मैं, cos लगा लेता हूँ, ठीक है, cos थीटा सर। हाँ। तो अब मैं cos लगा लेता हूँ, cos थीटा, 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 cos थीटा
कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बी बाई एच। इस एंगल के साथ जो छोटी वाली साइड होगी वो बेस होगी, और हाइपोटेन्यूज जो बड़ी साइड है। तो यहाँ पे आपका बी क्या होगा, दैट इज ओ बी, और आपका हाइपोटेन्यूज ओ ए है ये। तो ओ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स ओ बी है ना, ये वाली साइड एफ एक्स ही तो है, ओ बी है ना। यस सर। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, एफ एक्स, और ये ओ ए क्या है बेसिकली एफ। अब मैं इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो एफ एक्स से आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा एफ एक्स से आ गया एफ कॉस थीटा। तो ये रिजॉल्व हो गया। तो हमारा जो एफ था थीटा एंगल पे, ये दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गया, एफ एक्स और एफ वाई। इसमें एफ एक्स क्या है, एफ कॉस थीटा, और एफ वाई क्या है, एफ साइन थीटा। खत्म सर डाउट है, बोलो सर ये एफ एक्स जो है तो एफ वाई भाई, ये एक्स डायरेक्शन में है तो एफ वाई है, ऐसे ये वाई डायरेक्शन में है वर्टिकल बेटा, तो एफ वाई होगा ना। क्योंकि सर ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसे, नाम दिया हुआ ना, किसका, ट्राइंगल का बोल रहे हो, इधर बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, पर डायग्राम का बोल रहा हूँ जो इधर बना है। किधर बना है भाई, लेफ्ट में राइट में बना है। हाँ हाँ बोलो। हाँ क्योंकि जो ये वाला एफ वाई है ना इधर वाला, हाँ हाँ ये वाला, वो मतलब इसकी राइट साइड वाले के एफ वाई के, ये वाला इक्वल है ना दोनों। हाँ दोनों इक्वल है। तो फिर मतलब थीटा जो एंगल होता है उसके साथ तो मतलब कॉस लगता है ना, तो आपने साइन लिखा है यहाँ पे एफ। किसके साथ में, मतलब एफ वाई इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होगा ना, मैं ये कह रहा हूँ सर। नहीं नहीं भाई यही होगा बेटा, क्लोज ट्राइंगल। तुम इस तरीके देखो, इसको समझने का एक और तरीका है, तुम यहाँ पे ये एंगल ले लो, चाहे ये एंगल ले लो, चाहे इसमें लगा लो। तो अब ये एफ एक्स हो गया क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ना, ये थोड़ी थीटा होगा भाई, ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। चाहे इसमें लगा लो तुम ट्रिग्नोमेट्री इस वाले में, तो वही बात वही है कि ये भी हमारा जो बेस वाला एफ एक्स था, अब यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा, तो ये बराबर मानोगे तुम, ठीक है बेटा। एंगल के साथ वाली छोटी वाली साइड हमेशा एंगल के साथ, इसको याद करने का तरीका बताऊं, एंगल के साथ स्मॉल साइड हमेशा उसके साथ कॉस आएगा। एंगल के साथ की छोटी वाली साइड है उसके साथ हमेशा कॉस आएगा, ठीक है। और जो अपोजिट बचेगी उसमें साइन आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। समझ आया कुछ क्या बोल रहा हूँ। तो लॉ ऑफ रिजोल्यूशन ये कहता है, कोई भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी एंगल पे होगी, थीटा एंगल पे, उसको दो कंपोनेंट्स में रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो, खत्म। देखो अभी कुछ करवाता हूँ इसमें और थोड़ा और क्लियर हो। अब इसका fx और fy कंपोनेंट क्या होगा बताओ, इसका fx और fy कंपोनेंट क्या होगा, बताओ f वाले का। सर एफ वाई एफ साइन थीटा सर, साइन थीटा होगा। एक एक करके प्लीज, एक एक करके, ऐसे मत बोलो। fx क्या होगा, fx क्या होगा, fx बोलो पहले। एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा होगा सर। एफ कॉस थीटा। x वाला अब क्या होगा, अब एंगल किसके साथ, एफ साइन थीटा सर, वर्टिकल के साथ बन रहा है, ठीक है। तो ये अब f sin थीटा होगा, ठीक है। f y क्या होगा, एफ कोस थीटा, कॉस थीटा, बिल्कुल f cos थीटा। क्योंकि आप देखो यहाँ पे आप क्लोज ट्रायंगल अगर बनाते हो लाइक दिस, ठीक है, क्लोज ट्रायंगल बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ लाइक दिस, ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। तो मैंने तुम्हें बोला एंगल के साथ वाली छोटी वाली साइड, एंगल के साथ ये छोटी साइड है, ये वाली छोटी साइड है ना, तो ये क्या बन रही है आपकी, ये आपकी कॉस बनेगी, ठीक है, और इसके अपोजिट वाली क्या बनेगी, साइन बनेगी। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे एफ साइन थीटा एक्स वाला, ठीक है। तो इस केस में होगा वो, अभी जो पीछे बोल रहा था ना कि सर वो बनेगा, वो उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है भाई। और ये एफ कॉस, ठीक है सर, इस तरीके से वेरिएशन होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, आगे एंगल ऊपर नीचे आगे पीछे पता नहीं किस किस तरीके से घुमाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों में तुम कभी मत भूलना, इन चीज़ों को तो मतलब दिमाग में अच्छे से बैठा लो, ये चीज़ें कभी गलत होनी ही नहीं चाहिए। आप ये सोचो ना यार कितनी बेसिक चीज़ है ये, तो इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये मैकेनिकल का है, सिविल का है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके से है, नहीं है। देखो
अब यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, समझ रहा हूँ और अच्छे से आंसर देना विद साइन देना, विद साइन। ठीक है, आपको पता है ना ये पॉजिटिव एक्स होता है ना, ये नेगेटिव एक्स होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो पता होगा, इतना तो मैथ्स में बेसिक, ये तो बहुत ही बेसिक है, मतलब बच्चों वाला बेसिक है ना, ये चीज़ पता होगी। देख लो पहले अच्छे से, तब आंसर देना, ऐसे मत देना। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट बताने हैं, विद साइन बताने हैं। ठीक है, विद साइन, नेगेटिव पॉजिटिव क्या आएगा। ठीक है ना, अगर ये ठीक से सबने समझ लिया तो आगे दिक्कत नहीं होगी रिजॉल्व करने में। यहाँ पे एफ एक्स लिख लेता हूँ, यहाँ पे एफ वाई लिख लेता हूँ, एक रो F1 की, एक रो F2 की, एक रो F3 और एक रो F4। चलो F1 cos थीटा पॉजिटिव। रुक जाओ भाई, एक एक। हाँ, F1 का x कंपोनेंट बताना है पहले। देख लो पहले ध्यान से, एरो ध्यान रखना, डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है, एरो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, हाँ बताओ। F cos थीटा -x cos थीटा। बेटा एक तो पूरा 1 2 3 जो फोर्स गिवन है उसके साथ बोलोगे और एंगल के साथ बोलोगे, साइन के साथ बोलोगे। ठीक है, F1 cos थीटा, F1 cos थीटा। देखो अब यहाँ पे बेटा एरो कैसे है, अंदर की तरफ है, ओरिजिन की तरफ। तुम इसको बाय लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी या तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ले आओ, इधर ले आओ, या तो तुम इधर ही रिजॉल्व करोगे। तो इधर रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा देखो, ठीक है, इसकी प्रोजेक्शन इस तरीके से होगी। अब इसका प्रोजेक्शन कैसा होगा, एफ वाई का प्रोजेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा नीचे की तरफ, और एक्स का कैसा होगा, ओरिजिन की तरफ। ठीक है, तो ये कहाँ जा रहा है, ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है। बात समझ आ रही है, ये कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में नहीं जा रहा, एफ एक्स कंपोनेंट इसका F1 का नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्स की तरफ। ठीक है, और ऐसे ही इसका एफ वाई कंपोनेंट एफ वाई का नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव वाई की तरफ। तो दोनों नेगेटिव आएंगे इसके कंपोनेंट। बात समझ आ रही है, चाहे तुम यहाँ पे बनाओ चाहे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में तो दिख ही रहा है नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई है। समझ आ रही है बात, डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है, ये नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्स। ठीक है, और ये नीचे की तरफ नेगेटिव वाई, इसलिए। और इसका कंपोनेंट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, F1, ये छोटी वाली एंगल के साथ वाली छोटी साइड है तो cos थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, F1 cos थीटा विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव का रीजन समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलो Fy क्या होगा, Fy क्या होगा, माइनस का माइनस F को साइन थीटा है ना, ये तो समझ आ गया होगा। यहाँ पे साइन समझ आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लगा रहा हूँ, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये दिमाग में बिल्कुल ऊपर मतलब सर चढ़ के बैठ जानी चाहिए। ठीक है, इनको भूल मत जाना। हाँ, साइन तो मतलब पॉजिटिव भी तो ले सकते हैं यहाँ पे। साइन पॉजिटिव कैसे ले लोगे बताओ ना भाई। सर अपनी मर्जी तो ले सकते हैं, और उसमें एफ वाई में वो नेगेटिव कर देंगे, मतलब जब पॉजिटिव लेंगे तब नेगेटिव लेंगे एफ वाई में इस तरफ, और जब उस तरफ नेगेटिव लेंगे तो इस तरफ पॉजिटिव लेंगे। भाई ऐसा क्यों करोगे तुम, तो मैथ्स के रूल है, मैथ्स के रूल को तो फॉलो करोगे। ये मैंने थोड़ी बनाया है, मैथ्स के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऐसे तो लेते हो, उसी के हिसाब से चलोगे, ऐसा नहीं करोगे। वो तुम न्यूमेरिकल में कभी कभार मैनिपुलेशन कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, लेकिन ऐसे मत करना कभी, कंफ्यूज हो। ठीक है, ये तुमने इसको नेगेटिव एक्स मान लिया है, इसको नेगेटिव वाई, इसको पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, ऐसे मत करना। क्यों भी मतलब छेड़छाड़ करती है चीजों से। जो रूल है, जो नोटेशन है, जो चलती है वही चलाओगे ना। अगर सर ये एरो बाहर जा रहा होता है F1 वाला तो पॉजिटिव साइन होता ना। तो वो तो बेटा पॉजिटिव लिया ही है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिया तो पॉजिटिव ही तो है ना। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिया तो उसका मतलब क्या, पॉजिटिव है ना ये। ठीक है, देखो क्या होता है, रूल होता है ना वेक्टर का, जो ट्राइंगल क्लोज होता है वो हमेशा हाई हाइपोटेन्यूज को अप्रोच करता है, हाइपोटेन्यूज की तरफ जाता है ना। लाइक अगर ये इस तरफ जा रहा है तो इसका जो कंपोनेंट होगा लाइक दिस और लाइक दिस, तो ये पॉजिटिव एफ एक्स पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ क्लोजिंग साइड की तरफ जाएगा ना, बड़ी वाली साइड में, इस तरीके से। ऐसे नीचे जाएगा, अगर ये नीचे आ रहा है एंगल तो इसका अब कैसा बनेगा डायरेक्शन, नीचे की तरफ और इसकी तरफ।
ठीक है ना, मैथ्स है यार ये सब चीजें, देखो मैथ्स है, नोटेशन है ये सब, और कुछ नहीं। चलो अब F2 का क्या होगा, F2 का माइनस F1 कॉस्ट। पहले x कंपोनेंट देखें, इसका x कंपोनेंट देखते हैं। तो x कंपोनेंट किस तरफ आ रहा है, इसका कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये नेगेटिव की तरफ, तो ये बात तो क्लियर होगी भाई नेगेटिव है। अब क्या आएगा F2 cos अल्फा, क्योंकि ये एंगल इसके साथ बना रहा है तो cos अल्फा, तो ये तो काम हो गया, माइनस का F2 cos अल्फा। आया नहीं आया समझ? यस सर। ऐसी y कंपोनेंट क्या होगा, प्लस में आएगा sin F2 sin हाँ ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव y में होगा ना, इस तरफ है, sin अल्फा। हाँ प्लस का F2 sin अल्फा, खत्म इसका। अब आते हैं F3 की तरफ। क्लियर हो रही है ना चीजें, मतलब कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? नहीं सर। देख अब यहाँ पे, अब इसका कंपोनेंट एक इधर की तरफ होगा, तो एक कंपोनेंट इधर ही होगा नेगेटिव x, और एक कंपोनेंट नेगेटिव y की तरफ, ठीक है। अब इसका x कंपोनेंट क्या होगा, ध्यान से बताना, माइनस F3 cos sin बीटा, sin बीटा, क्योंकि माइनस F3 sin बीटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जानबूझ के चेंज करा है मैंने। यस सर। मैं तुम्हें सारी वेरिएशन बता रहा हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो माइनस का F3 sin बीटा, क्योंकि एंगल वर्टिकल के साथ है, ठीक है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला, ये साइन बनेगा, ये इसके बराबर है। और ऐसे ही आपका y कंपोनेंट क्या होगा इसका, माइनस F3 cos बीटा प्लस F3 cos बीटा, नेगेटिव होगा ना, यस नीचे की तरफ है ना, नेगेटिव y, नेगेटिव ही होगा ना बेटा, ठीक है, cos बीटा। यस सर नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड मतलब वैसे ही माइनस x माइनस y है ना, ये भी हो गया। F4 का, F4 cos गामा। F4 भी देखो वही कहानी है, चाहे इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले आओ, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लगा के, चाहे यहीं पे रिजॉल्व कर लो, यहीं कर लेते हैं, वहाँ पे बेल में उलझ जाएगा, मर जाएगा बात में, ठीक है। तो एक कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ, ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ, है ना। इसका x कंपोनेंट क्या होगा, F4 cos गामा, माइनस F4 cos गामा। हाँ माइनस, अगर नहीं बता रहे तो गलत बता रहे हो, सीधी बात है, माइनस का F4 cos गामा। और y कंपोनेंट F4 sin गामा। ये है हमारा लॉ ऑफ रिलेशन, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही मतलब कुछ भी नहीं है, ये तो आपने मैथ्स पढ़ाई है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, तो मैं बोलूंगा हाँ यही है, ठीक है, ये आपने सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करा। अब देखो कितना आसान हो गया, मेरे को ये सब एनालिसिस करना था, मैंने सारे इसमें x में और y में रिजॉल्व कर दिए, तो मैं अब इन सबको x वालों को एक साथ ऐड कर सकता हूँ, समझ पा रहे हो। इसका काम क्या है, इसका काम ये है, अब मैंने x और y में तोड़ लिया सबको, अब मैं सारे x y f वाले एक साथ ऐड कर सकता हूँ और y वाले सारे एक साथ, तो ये रिजल्टेंट निकाल के दे देता है कि चारों फोर्सेस का क्या रिजल्टेंट होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इसका ये काम होता है। और हम पढ़ेंगे। तो सर एक बार F4 का दोबारा बताना। F4 का दोबारा बताना बेटा, देखो ये F4 जो फोर्स लग रहा है ये ओरिजिन की तरफ है, इसका एरो अंदर की तरफ, इसका ओरिजिन क्या है, एरो क्या है, अंदर की तरफ, ओरिजिन की तरफ, ठीक है। तो इसको जब आप रिजॉल्व करोगे, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट ये वाला हो गया x, तो ये क्या है, नेगेटिव x की तरफ है ना, नेगेटिव x की तरफ ये वाला, और ऐसी जो y की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव y की तरफ, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका x कंपोनेंट नेगेटिव x की तरफ जा रहा है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस का F4 cos अल्फा, cos गामा, ठीक है। ऐसे ही y कंपोनेंट क्या होगा आपका, पॉजिटिव y की तरफ है, तो पॉजिटिव का F4 sin गामा, ठीक है। सर ये मुझे नहीं हुआ क्लियर, ये कॉलेज से मुझे इससे बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन है, नहीं आता है समझ में। भाई क्या कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन बोलोगे तभी बता पाऊंगा, तुम सोचोगे मैं तुमको दोबारा बता दूं पूरा, तो भाई वो नहीं करूंगा। नहीं सर ये पॉजिटिव और पॉइंट बताओ, पॉइंट बताओगे पूरा कि कहां दिक्कत है तब बताऊंगा सर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव में मुझे बहुत ज्यादा बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव में देखो क्या होता है, मैथमेटिक्स का रूल है, मैथमेटिक्स होता है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास एक, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी इधर की तरफ, इधर की डायरेक्शन में चीजें होंगी उसको बोलोगे पॉजिटिव x, जो भी ऊपर की तरफ होंगी उसको बोलोगे पॉजिटिव y, जो पॉजिटिव x से अपोजिट होगी उसको बोलोगे नेगेटिव x, और जो पॉजिटिव y के अपोजिट होगी नीचे की तरफ उसको बोलोगे नेगेटिव y। तो इनके हिसाब से डायरेक्शंस पता चलती हैं, ये ऐसा नहीं है मजाक में लिखा हुआ है, ये बेस है, ठीक है। इसको समझोगे तब समझ आएगा आराम से। देखो अब मेरा यहाँ पे फोर्स था इस तरीके से, ठीक है, मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करता हूँ, तो इसके जो कंपोनेंट होंगे ऑब्वियसली बात है यार इसी क्वाड्रेंट में होंगे नहीं होंगे, ठीक है। और वो क्या है, अगर ये ओरिजिन से बाहर जा रहा है तो इसके भी जो कंपोनेंट है ओरिजिन से बाहर ही तो जाएंगे,
समझ पा रहे हो? ऐसे ही मैं इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में ले लेता हूँ। अब मैं इसमें ओरिजिन की तरफ बना रहा हूँ, अंदर की तरफ, तो मैं इसी में रिजॉल्व कर लेता हूँ। इसके जो कंपोनेंट्स होंगे इसमें रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो जैसे ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है, जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा इसके भी तो कंपोनेंट्स भाई ओरिजिन के अंदर जाएंगे। ओरिजिन के अंदर जाने का मतलब क्या है, तुम ये नेगेटिव y की तरफ नहीं है, ये पॉजिटिव y की तरफ है। ये हालांकि तुमने बनाया इधर है, लेकिन इसका एरो ऊपर की तरफ है, इसकी दिशा ऊपर की तरफ है, तो ये पॉजिटिव y माना जाएगा। और ऐसे ही ये चाहे तुमने बनाया यहाँ पे नेगेटिव x पे है, लेकिन ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है, पॉजिटिव x की तरफ, तो ये क्या है, पॉजिटिव x माना जाएगा। एरो है यार, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन एरो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और सर नेक्स्ट मुझे यही बता दीजिए कि कॉस और साइन, मतलब छोटी साइड कॉस साइन, अभी यहाँ मैंने यही बताया तुम्हारे को। कॉस साइन सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ी क्यों। हाँ बताओ सर, ये जो कॉस कहाँ लेते हैं और साइन कहाँ, छोटे साइड में पता कैसे चलेगी यही छोटी साइड है? बेटा देखो ये ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। जो छोटा मैं बोल रहा हूँ वो हाइपोटेन्यूज के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, इसके कंपैरिजन में छोटा बोल रहा हूँ, क्योंकि एंगल के साथ देखो दो ही साइड, एंगल के साथ दो ही साइड कांटेक्ट में है, एक हाइपोटेन्यूज ये और एक ये, तो इसके कंपैरिजन में छोटी वाली साइड ये है, तो इसके साथ कॉस आएगा सीधा सर एंगल वाला जो है। हाँ बस ठीक है, इसके एंगल साथ वाला बताएगा। हाँ ठीक है, ये है। थोड़ा सा चीजों को करो, इसको समझो, इसको दोबारा मार्क करना अपने हिसाब से। इसको क्या करना मैं ये बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीका है इसको समझने का। ये डायग्राम दोबारा बनाना या कुछ चेंज कर लेना अपने हिसाब से, या ऐसा बना लेना, ये टेबल आप मत फिल करना यहाँ से देख के, आप इसको अपना फिल करने की कोशिश करना, आपको समझ आएगा। ठीक है, तसल्ली से बैठ के अपना कॉफी वॉफी लेके बैठना, साथ में आराम से चाय वाय पीना, दिल खोल के आराम से ध्यान से समझने की कोशिश करना, भागने की कोशिश मत करना। भागने की कोशिश करोगे तो भाई नहीं समझ आएगा, सीधी बात है। सिखाइए FY में F4 वाला जो है प्लस का F4 साइन अल्फा है, वो गामा है, है ना? तो इसमें ये पॉजिटिव कैसे हो रहा है? ये तो नेगेटिव पॉजिटिव देखो, एरो अंदर की तरफ है ना, एरो अंदर की तरफ है ना, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा, एक कंपोनेंट ऊपर नहीं होगा क्या? तो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ऊपर, तो वही बात होगी ना, पॉजिटिव y की तरफ तो जा रहा है। हाँ तो ये वाला जो है ना, ये तो इस तरफ नेगेटिव की तरफ दिखा रहा है ना साइन, एरो। किसका एरो? इधर ये F4 वाला, ये वाली की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? F4 x की बात कर रहे हो, y की बात कर रहे हो? F4 में ये बताओ ना बेटा, y में ऊपर जा रहा है ना, पॉजिटिव y की तरफ तो जा रहा है। अभी तो बताया यहाँ पे मैंने तुम्हें, कहाँ गया, यहाँ पे भी अभी यही तो चीज बताई इसमें कि ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव y लेके चलेंगे। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ऊपर की तरफ। चाहे मैंने तुम्हें क्या बोला, चाहे तुम बनाओ यहाँ पे, अरे यार देखो, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं एरो यहाँ पे बनाऊं, लेकिन अगर वो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव y माना जाएगा। चाहे मैं एरो यहाँ पे बनाऊं, अगर वो नीचे की तरफ है तो नेगेटिव y माना जाएगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने यहाँ बनाया है तो वो पॉजिटिव y हो गया, ऐसे नहीं होता। ठीक है सर, हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ इस तरीके से, तो वो नेगेटिव x है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है नेगेटिव x की तरफ है। एरो का फेस इंपॉर्टेंट है, कहाँ जा रहा है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप कहाँ पे बना रहे हो, वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ऐसे में यहाँ पे बना रहा हूँ तो ये पॉजिटिव x है। तो देखो मैंने सारे बनाए उल्टी जगह है, लेकिन उनकी डायरेक्शन उनको सीधा कर दी। ठीक है, बात समझ आई? यस सर, आगे चले। यस सर, यार यही क्लोज कर दे। आपकी मर्जी सर। मेरी मर्जी है क्या? मैं तो यार तुम्हारी मर्जी से पढ़ा। सर क्लोज कर दीजिए। क्लोज कर दूं? कितना खुश हो गया बेचारा, खुश हो गया, ऐसा लग रहा है दिल की बात बोल दी मैंने उसकी। चलो कोई डाउट है तो फिर पूछ लो, इसको जाने लीव कर सकते हैं।